कठोर दिल भी पिघल जाए। कवि को उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, पर बच्चा उसे पहचानता नहीं है। इस पहचान में उसकी माँ उसकी सहायता करती है और कवि को क्या लगता है कि जैसे उसका बच्चा कमल तालाब में खिलता है, कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। वह कनखियों से अपने पिता को एकटक देखता रहा है और वो बच्चा कनखियों से देखता हुआ अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराता रहता है। यह था हमारा छोटा कविता का सार। अब हम आगे प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जो बच्चा है उसकी जो मुस्कान है उसको देखकर उसके पिता मीन्स कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है? आइए हम आगे इसका उत्तर पढ़ते हैं कि बच्चे की दंत्रित मुस्कान पर कवि मोहित हो जाता है। कि जो बच्चा है, जो उसकी मुस्कान है, उसकी मुस्कान को देखकर कवि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी मुस्कान पर मोहित हो जाता है। आगे क्या है, उसकी निर्मल मुस्कान देखकर कवि को लगा कि तालाब में खिलने वाले कमल उसके झोपड़े में खिल रहे हैं। कि जो बच्चे की जो निर्मल मुस्कान थी, जो एक मधुर मुस्कान थी, उसको देखकर कवि को क्या लगता है कि जो कमल है वो तालाब में खिलते हैं, कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में, जो उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें खिल रहे हैं। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। कि जो ये सुंदर दृश्य है कि बच्चे की मुस्कान जो है वो इतनी सुंदर है कि कठोर हृदय वाला मीन जो कठोर दिल वाला इंसान है उसका दिल भी पिघल जाए। आगे हमारा है दूसरा प्रश्न, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? यहाँ पे कवि क्या पूछना चाहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो हंसी है उसमें और जो बड़े व्यक्ति हैं मीन जो बड़े आदमी हैं उसके हंसने में क्या अंतर है? आइए हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। बच्चे की मुस्कान अबोध होती है। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि जो बच्चे की जो मुस्कान है वो उसको पता नहीं होता कि बच्चे को किस परिस्थिति में हंसना है, किस परिस्थिति में नहीं हंसना। जब उसका मन करता है वो हंस देता है। वह इन बातों से अनभिज्ञ होता है कि वह क्या इन बातों से कि उसको किस परिस्थिति में हंसना और किस परिस्थिति में नहीं हंसना उसको नहीं पता होता। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो बच्चा होता है वो अनभिज्ञ होता है कि उसको कैसी परिस्थिति में हंसना चाहिए। अनभिज्ञ का अर्थ है यहाँ पे अनजान। कैसी बातों पर मुस्कुराना चाहिए, कि उसको नहीं पता होता कि कौन सी बातें मुस्कुराने लायक हैं और कौन सी बातें मुस्कुराने लायक नहीं है। कब और किस तरह अपनी मुस्कान बिखेरनी चाहिए, उसको नहीं पता कि मुझे कब हंसना चाहिए और किस प्रकार हंसना चाहिए और अपनी मुस्कान को बिखेरना चाहिए। यह तो अपनी दंत्रित मुस्कान से दूसरों के मन में अपने प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न कर लेता है। कि जो बच्चा है जब वो हंसता अपनी दंत्रित मुस्कान से मीन्स अपनी निर्मल मुस्कान से दूसरों के मन में, किसी दूसरे के मन से वो अपने दूसरों के मन में अपनी जो मुस्कान है उसके प्रति आकर्षण मीन्स उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता, आकर्षण का भाव उत्पन्न कर लेता है। आगे ये था बच्चे की मुस्कान। आगे हम पढ़ते हैं बड़े व्यक्ति की मुस्कान। बड़ा व्यक्ति परिपक्व होता है। कि जो बड़ा आदमी है उसको वो बड़ा हो चुका होता है, वह समय और परिस्थिति के अनुसार मुस्कुराता है। कि जो बड़ा आदमी होता है वह समय के अनुसार मीन्स वो परिस्थिति को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए मुस्कुराता है या अपनी मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर लेता है। वो परिस्थिति के अनुसार अपनी मुस्कुराहट को, अपनी मुस्कान को रोक लेता है। उसको पता होता है कि मुझे किस परिस्थिति में हंसना है और किस परिस्थिति में नहीं हंसना है। फिर उसके दांत भी बच्चे की अपेक्षा काफी बढ़ चुके होते हैं। कि जो बच्चा होता है उसके दांत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके जो दांत होते हैं वो काफी बड़े हो चुके होते हैं। इसलिए बड़े आदमी की मुस्कान में फर्क है और छोटे बच्चे की मुस्कान में काफी अंतर होता है। आगे हमारा है तीसरा प्रश्न, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? यहाँ पे जो कवि है वो पूछना चाहता है कि जो बच्चे की मुस्कान का सौंदर्य है, कि जो बच्चे की अच्छी मुस्कान है वो कौन कौन से उदाहरण है जो कवि ने अपनी कविता में दिए हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कि वो
जो माध्यम है वो हम अभी पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि बच्चे की जो मुस्कान के सौंदर्य के जो बिंब है वो हम अभी पढ़ेंगे। अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, कौन से बिंब हैं जिनके माध्यम से कवि ने बच्चे की तुलना की है। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि जो कमल का तालाब है, वो कमल का फूल है, वो तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिलना शुरू कर दिया है। दूसरा है बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झरना, कि बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के जो फूल है वो झरने शुरू हो गए हैं। आगे है अपलक पहचानने के लिए देखते रहना। अपलक का अर्थ होता है एक टक, लगातार, कि जो बच्चा है वो अपने पिता को, कवि को एक टक पहचानने के लिए देखता रहता है। हमारा चौथा पॉइंट है तिरछी नजरों से देखना और आंखें मिलने पर मुस्कुराना, कि जो बच्चा है वो अपने पिता को तिरछी नजरों से देखता रहता है और जब बच्चे की और कवि की आंखें मिल जाती हैं तो बच्चा क्या उसको देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है।